गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन पढ़ा रही हूँ। और सिलेबस के अनुसार हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं और 5th चैप्टर प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल हम शुरू कर रहे हैं। और प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल में 3 चीज़ आती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक भोज्य पदार्थ लेंगे और एक एक न्यूट्रिएंट को लेके और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और सभी न्यूट्रिएंट्स के क्लासिफिकेशन, स्रोत, फंक्शन, वो सब हम एक ही बार में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोज यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो हमारे जो डेली जीवन का जो डाइट है, जो भोजन है हमारा, उसमें एक बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक तो बहुत ही ईजी अवेलेबल होते हैं पूरे संसार में। आप कहीं भी चले जाओ, भले ही आप अमेरिका चले जाओ, भले ही आप इंडिया में दक्षिण में चल जाओ, पश्चिम में कहीं भी चल जाओ, तो आपको चावल, गेहूँ, ब्रेड, मतलब कुछ भी ऐसा जिसमें हाईली कार्बोहाइड्रेट चीज़ें होती है, तो कार्बोहाइड्रेट इजीली अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमारे भोजन में प्रमुख स्थान पाते हैं। उसके अलावा ये सस्ते होते हैं। सस्ते का मतलब यहाँ हम दूसरे भोज्य पदार्थों से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हम दालों से कंपेयर करेंगे और या फिर घी से कंपेयर करेंगे या फिर फ्रूट्स वेजिटेबल्स से करेंगे, नट्स एंड ऑयल सीड्स से करेंगे, तो जो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें होती है, हाईली कार्बोहाइड्रेट, जैसे शक्कर है या फिर गुड़ है या फिर आटा, गेहूँ में जो भी है, सूजी, मैदा, ब्रेड, तो ये सब चीज़ें जो है वो अफोर्डेबल है, मतलब सस्ती चीज़ों में आती है। अगर आप दाल की चीज़ें देखना चाहोगे या नट्स एंड ऑयल सीड्स की या मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स की, तो वो बहुत महंगी होती है। तो ये एक ऐसे स्रोत है, जैसे अगर आप 1 ग्राम दाल खाओगे, 1 ग्राम चना या बेसन, तो वो 4 किलो कैलोरी देता है, वो महंगा होता है। लेकिन 1 ग्राम अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो सस्ता होता है और वो भी 4 किलो कैलोरी देता है। इसलिए उस कंपैरिजन में, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बहुत सस्ते स्रोत होते हैं हमारी डेली डाइट में। तो कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रमुख स्थान रखते हैं हमारी डेली डाइट में, हमारे जो डेली का जो दैनिक जीवन है उसमें, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं और बहुत स्वादिष्ट होते हैं। स्वादिष्ट में अगर आप देखें कि ब्रेड है, आलू है, चावल है, इनको सभी जने पसंद करते हैं। ऑल ओवर मतलब पूरे वर्ल्ड में हम इसको देखते हैं कि सब इसको पसंद करते हैं। चावल सारे वर्ल्ड में देख लो, सारे भारत में देख लो, सारे राजस्थान में देख लो, मतलब सब जगह देख लो आप, चावल है, आलू है, ब्रेड है, इनको सब जने पसंद करते हैं। तो क्योंकि ये स्वादिष्ट लगते हैं, बनने में भी वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है, सुगंध भी बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इजी अवेलेबल होते हैं, सस्ते होते हैं और उसके अलावा बहुत बड़ी चीज़, भूख को शांत करने वाले होते हैं। अगर आपको सिर्फ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दे दिए जाए, आपका पेट भर जाएगा, लेकिन वो जो एक तृप्ति केंद्र होता है, एक सेटिस्फैक्ट्री सेंटर जो होता है, वो हमें सेटिस्फेक्शन प्राप्त तब तक नहीं होगा जब तक कि हम चपाती या चावल या ब्रेड या टोस्ट या बिस्किट ऐसी चीज़ नहीं खा लेते हैं, मतलब अन्न। आप ये देखें कि हमारा जब व्रत होता है तो हम बहुत सारी चीज़ें खा लेते हैं, भले ही हमने मूंगफली खा ली या कुछ और खा लिया, लेकिन जब तक कि हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हैं, आप देखो अगर साबूदाने की खिचड़ी हमने खाई तो हमको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है उससे, क्योंकि उसमें हाईली कार्बोहाइड्रेटेड है वो। तो हाईली कार्बोहाइड्रेट है, तो जैसे ही हम उसको खाएंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा हो जाएगा और हमारी भूख उस वक्त शांत हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट जो हमको एनर्जी देते हैं
वो अलग अलग वर्गों के रूप में बटी हुई है हमारे पूरे संसार में या पूरे भारत में, या कह लीजिए कि पूरे दैनिक जीवन में लोगों के प्रति। वो इसलिए कह रही हूँ मैं कि जो बहुत अमीर लोग होते हैं वो अपने पूरे दिन भर की जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, जो उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अगर एक व्यक्ति की 2200 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है तो वो सिर्फ 40% एनर्जी ही कार्बोहाइड्रेट से लेने की कोशिश करेगा, जो बहुत अमीर है। और वो भी कोई ऐसी अच्छी चीज़ें जैसे केक है, पेस्ट्री है, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं वो, क्योंकि वो अमीर है तो वो सिर्फ 40% कैलोरी ही कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। दूसरी किससे लेते हैं? प्रोटीन से लेंगे, जैसे पनीर खा लिया, मावा खा लिया, दूध दही खा लिया, नट्स एंड ऑयल सीड्स खा लिए, तेल घी मक्खन, ऐसी चीज़ें खाते हैं वो, फैट्स ऑयल्स चीज़, ऐसी चीज़ें खाते हैं और उससे एनर्जी सबसे मिलती है। लेकिन जो अमीर होता है वो फैट्स एंड ऑयल्स, मक्खन और पल्सेस की सब चीज़ें, नट्स एंड ऑयल सीड्स, ये सब वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन जो एक गरीब होता है वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि कैलोरी सेम मिलती है अगर हम दालें खाएं या भले ही हम अनाज खाएं। तो जो उच्च आय वर्ग है वो अपनी दैनिक मतलब प्रतिदिन का 40% जो कैलोरी होती है, जो ऊर्जा होती है, वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है अमूमन। और जो मध्यम वर्गीय होता है वो 55 से 60% कैलोरी जो पूरे दिन भर की वो कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है। लेकिन जो निम्न आय वर्ग के लोग होते हैं वो अपने पूरे दिन भर की जो ऊर्जा होती है, 2200 किलो कैलोरी उनको पूरे दिन चाहिए, तो उसके लिए वो 90% जो कैलोरी है वो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करते हैं। वो रोटी खा लेंगे, वो गुड़ खा लेंगे, मतलब वो इस तरह की चीज़ें खाएंगे, गुड़ है, रोटी है, आलू है, शकरकंद, मतलब ऐसी चीज़ें जो सस्ती भी है, इजी अवेलेबल है और एनर्जी उनको दे देती है। तो जो निम्न आय वर्ग है वो 90% कैलोरी पूरे दिन भर की वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है वो अपने दिन भर की ऊर्जा का 55 से 60% वो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। लेकिन उच्च वर्गीय जो व्यक्ति है वो अपने दिन भर की ऊर्जा का सिर्फ 40% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करता है, बाकी वो किसी और चीज़ से प्राप्त करता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यानी कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट को हम CHO भी लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं वो अभी आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो वनस्पति से भी प्राप्त होते हैं और एनिमल्स में जो हैं वो दूसरे तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं। जैसे आप देखिए कि दूध है तो दूध में लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट्स हैं और वो अलग तरह के हैं, और मैक्सिमम जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो वनस्पति से प्राप्त होते हैं। और वनस्पति में कार्बोहाइड्रेट कैसे बनते हैं? वनस्पति यानी पेड़ पौधे, पेड़ पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट है वो फोटोसिंथेसिस एक एक्टिविटी होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स पेड़ पौधे में बनते हैं, और फिर जब वो बन जाते हैं कार्बोहाइड्रेट तो उस पेड़ पौधे में फल के रूप में, फूल के रूप में, तने के रूप में, पत्ते के रूप में, बीज के रूप में, किसी भी रूप में उसमें संग्रहित रहते हैं, और वो पार्ट हम निकाल के और खा लेते हैं और हमारी भूख को शांत करते हैं और हम अपने शरीर को एनर्जी भी उससे प्रदान करते हैं। तो अब जो पौधा होता है वो भूमि से जल लेता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और सूरज से सूर्य प्रकाश लेता है। ये तीन चीज लेके, और पेड़ में या पौधे में एक पिगमेंट हरे कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट होना जरूरी है। अगर हरे कलर का क्लोरोफिल पिगमेंट है तो इन तीनों चीज़ों के साथ पौधा कार्बोहाइड्रेट बना लेता है, और कार्बोहाइड्रेट बनाने के साथ में ऑक्सीजन भी बनाता है। इसीलिए पेड़ पौधे ज़्यादा उगाने चाहिए कि हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज कर देते हैं, जबकि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमको ऑक्सीजन देते हैं। ये ऐसा नेचर ने ही बनाया है जिससे कि जो पूरा बैलेंस है और जो सर्किल जो है वो चक्र चलता रहे। तो पौधे फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स को बना के और पेड़ पौधे में संग्रहित रखते हैं, अलग अलग जगह, बीज के रूप में, पौधे के रूप में, फल के रूप में, पत्ते के रूप में, तने के रूप में, और वो पार्ट्स हम खाते हैं एनर्जी लेने के लिए। अब जैसे स्टार्च है तो वो जड़ों में और बीजों में, जड़ आलू है, रतालू है, शकरकंद है, ये सब हम खाते हैं, वो जड़ होती है और उनमें हम स्टार्च पाते हैं। बीज कौन से होते हैं? जैसे गेहूँ, गेहूँ एक सीड है, गेहूँ है, जौ, ज्वार, चावल, बाजरा, ये सब जो है वो किसी पेड़ के बीज होते हैं और उन बीजों को हम खाते हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो उन बीजों से हमें भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं और हमको एनर्जी मिलती है। तो ये पौधे स्टार्च देते हैं हमको जड़ों और बीजों के रूप में। उसके अलावा एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज जो है वो तने के रूप में हमको मिलता है। तना मतलब अगर कोई भी पेड़ के तने में है, या फिर आप ये देख लें कि कोई भी जो फल फूल हम खा रहे हैं उसके छिलके में है, उसकी डंडी में है, लेकिन वो हम नहीं खाते हैं। अगर मान लो गोभी का फूल लेके आए तो उसके डंठल वगैरह उसमें सेल्यूलोज बहुत है, लेकिन वो हम नहीं खा सकते हैं क्योंकि सेल्यूलोज को पचाने के लिए जो एंजाइम यानी विकर चाहिए, सेल्यूलेज एंजाइम, वो मनुष्यों में नहीं पाया जाता, वो जानवरों में पाया जाता है। तो अगर जानवर वो तना और वो छिलके और वो खाते हैं तो उनको ग्लूकोज मिल जाता है सेल्यूलोज को खाने से, और वो अपनी एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन हमें एनर्जी नहीं मिलती सेल्यूलोज से, वो सिर्फ हमें रेशे के रूप में यूज़ करना होता है और रेशा हमें कब्ज से बचाता है, मोटापे से बचाता है। और ये सेल्यूलोज जो अभी तो हरा तना है, थोड़े दिन बाद में वो लकड़ी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो जो लकड़ी होती है वो एक्चुअल में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो रासायनिक संगठन है, केमिकल कॉम्पोजिशन है, वो क्या होता है? केमिकल कॉम्पोजिशन अगर हम उसको रासायनिक दृष्टि से देखें तो इसमें 3 चीज़ें होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसीलिए हम इसको CHO लिखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ये कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो ऑक्सीजन का अणु होता है वो एक होता है और उसके साथ में 2 अणु हाइड्रोजन के चिपके हुए होते हैं। इस तरह का संगठन होता है। मतलब कोई सा भी उसमें कार्बोहाइड्रेट हो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन अगर एक है तो हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे ही होंगे। कैसे? जैसे कि पानी में होते हैं, पानी में H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु जब एक ऑक्सीजन के अणु से मिलते हैं तो पानी का एक अणु बनता है। और सेम इसी कॉन्फ़िगरेशन में कार्बोहाइड्रेट में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फार्मूला बताएंगे, जैसे C6H12O6। ये एक बिल्कुल सरलतम कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। अब अगर यहाँ हमने ब्रैकेट में डाल के n कर दिया, 1 है, 2 है, 3 है, तो उसके नाम बदलते जाएंगे। तो C6H12O6 ये एक सरलतम कार्बोहाइड्रेट है। यहाँ मैं थोड़ा सा यूँ ही बताना चाहूँगी, मोनोसैकेराइड में ज़्यादा बताऊँगी कि ये वाला जो फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, ये ग्लूकोज का है। ग्लूकोज में C6, कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु मिलते हैं। ये ग्लूकोज का है। लेकिन जब हम मोनोसैकेराइड पढ़ेंगे तो उसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज 3 मोनोसैकेराइड आएंगे। तीनों के ही फॉर्मूले यही होते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता है। किसी में हाइड्रोजन ऊपर ज़्यादा है, किधर कहीं और ज़्यादा है, लेकिन वो बहुत केमिकल वाला पार्ट है,
वो हमारे इस बीए लेवल में इतना अधिक नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं उस तक नहीं जाऊंगी। खाली आपको फॉर्मूला बता के आपको एक जनरल फार्मूले का कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ। तो C6H12O6। अब आप अगर इसको देखेंगे कि किस तरह से ये प्लेस्ड होते हैं, कैसा इसका संगठन होता है, तो आप देखेंगे C6 कार्बन के 6 अणु, एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। अब इसमें ऑक्सीजन के 6 हैं, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। अब हाइड्रोजन के 12 अणु, हाइड्रोजन का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 2 हैं और 12। तो इस तरह से ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया है, ये फॉर्मूला ग्लूकोज का बनाया है। CHO कार्बोहाइड्रेट मतलब और CH2OH ये पूरा यहाँ खत्म होता है और 6 कार्बन के अणु इसमें पाए जाते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी देता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 देता है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी देता है और 1 ग्राम फैट हमें 9 किलो कैलोरी देता है। ये बार बार मैं इसलिए बीच में बता देती हूँ जिससे कि आपको एकदम कंठस्थ याद हो जाए कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं वो हमें कितनी कैलोरी देते हैं। तो इस तरह से ये केमिकल कॉम्पोजिशन समझ में आ गया। अब हम इसके कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन पर आते हैं। क्लासिफिकेशन इसमें 2 तरह के हैं, एक है भौतिक विशेषताओं के आधार पर और दूसरा है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर। भौतिक विशेषताओं के आधार पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है और एग्जाम में अगर आप लिखेंगे तो इसमें नंबर भी कम आएंगे, क्योंकि अगर क्लासिफिकेशन वर्गीकरण पूछा है और 7 नंबर का है तो आपको थोड़ा बहुत उसमें ज़्यादा लिखना पड़ेगा। और भौतिक विशेषताओं में तो शर्करा और अशर्करा होता है। शर्करा जो होते हैं वो मीठे रवेदार होते हैं और सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अशर्करा जो है वो स्वादहीन फीके होते हैं, अघुलनशील होते हैं, ये घुलनशील होते हैं। तो भौतिक विशेषताएं जो है उसके आधार पे आपको सिर्फ थोड़ा सा पढ़ना है, एडिशनल अगर लिखना है तो लिखें, लेकिन वर्गीकरण आप हमेशा रासायनिक विशेषताओं के आधार पर, जो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके आधार पर जो बांटा गया है वही हमको एग्जाम में लिखना है। तो रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में बांटा है, 3 वर्गों में, जो हमेशा बोलती रहती हूँ मैं, वो नंबर आ गया है यहाँ कि कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट 3 वर्गों में बांटा जाता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। पहले हम मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं इसकी मोनोमेरिक यूनिट के बारे में बता दूं कि अगर कोई भी एक कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें एक सरलतम इकाई को हम कार्बोहाइड्रेट की एक मोनोमेरिक यूनिट कहते हैं, मोनोमेरिक इकाई। तो अगर मोनोसेकेराइड है तो उसमें एक मोनोमेरिक यूनिट होती है, एक ही इकाई होती है। जो डाइसेकेराइड होता है उसमें 2 मोनोमेरिक यूनिट होती है, मतलब 2 कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है। और पॉलीसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें 3 या 3 से अधिक मोनोमेरिक यूनिट, यानी 3 या 3 से अधिक कार्बोहाइड्रेट की इकाई, जो सरलतम इकाई है, वो पाई जाती है। और सरलतम इकाई क्या होती है? मोनोसेकेराइड ही सरलतम इकाई होती है। मोनोसेकेराइड में कई सारी चीज़ें हैं। अधिकतर हम ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज के बारे में ही बात करते हैं, लेकिन जब हम मोनोसेकेराइड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमको थोड़ा सा इसका डिटेल पता होना चाहिए कि मोनोसेकेराइड जो है वो C6H12O6 ये है, सरलतम इकाई भी एक ही है, तो इसलिए यहाँ ये समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम देखें कि मोनोसेकेराइड में कार्बन के 2 से 6 परमाणु हो सकते हैं,
मतलब 6 परमाणु तो है ही, 6 अणु तो है ही, लेकिन कार्बन के 2 अणु से लेके 6 अणु तक हो सकते हैं और अकॉर्डिंग टू दैट उनका नॉमेनक्लेचर भी है। मतलब 2 अणु है तो अलग नाम है, 3 अणु है तो अलग नाम है। तो मोनोसेकेराइड में 2 कार्बन अणु से लेके 6 कार्बन अणु तक के जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। तो पहला मैं बताऊंगी कि जिसमें 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन अणु हैं, तो उसको हम कहते हैं बायोस। जिसमें 2 कार्बन अणु हैं वो बायोस होते हैं। और बायोस जो है उसका एग्जाम्पल क्या है, वो है ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड में कार्बन के 2 परमाणु होते हैं और वो बायोस होता है, यानी मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड दूसरी तरह का कौन सा है, ट्रायोस, यानी 3 कार्बन अणु। 3 कार्बन अणु अगर होंगे तो वो ट्रायोस कहलाता है। और ट्रायोस के एग्जाम्पल हैं ग्लिसरैल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरैल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। जब मोनोसेकेराइड में 4 कार्बन अणु होंगे तो हम उसको कहेंगे टेट्रोसिस। जब कार्बन के 4 अणु होते हैं तो हम इसको कहते हैं टेट्रोसिस। और टेट्रोसिस जो है वो थ्रियोस और इरीथ्रियोस में पाए जाते हैं। थ्रियोस और इरीथ्रियोस में पाए जाते हैं। जब 5 कार्बन अणु होते हैं तो हम उसको कहते हैं पेंटोसिस। जब 5 कार्बन अणु हैं मोनोसेकेराइड में तो हम उसको कहते हैं पेंटोसिस। पेंटोसिस के एग्जाम्पल हैं जैसे अरेबिनोज। अरेबिनोज में अरेबन नाम के पेंटोस पाए जाते हैं और ये अरेबन गोंद में, चेरी गम में, इनमें पाए जाते हैं अरेबिनोज। दूसरा है ज़ाइलोज। ज़ाइलोज जो पेंटोसिस है वो लकड़ी में, गोंद में, इनमें पाए जाते हैं ज़ाइलन नाम से। ज़ाइलोज में ज़ाइलन। फिर राइबोज। राइबोज भी एक तरह का पेंटोसिस है और राइबोज हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। आरएनए और डीएनए के पार्ट होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका ये एक पार्ट है राइबोज। मतलब 5 कार्बन अणु के 3 एग्जाम्पल हैं। जो गोंद में पाए जाते हैं वो अरेबन होते हैं, अरेबिनोज। जो लकड़ी और गोंद में पाए जाते हैं वो ज़ाइलोज। और जो आरएनए और डीएनए में पाए जाते हैं वो राइबोज नामक पेंटोसिस होते हैं। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कि मोनोसेकेराइड में बायोस, ट्रायोस, टेट्रोस और पेंटोस होते हैं। ये तो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन अणु। लेकिन जो 6 कार्बन अणु होता है उसी के बारे में हम सबसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं। तो जो 6 कार्बन के अणु हैं हम उनको कहते हैं हेक्सोसिस। जो 6 कार्बन के अणु हैं हम उनको कहते हैं हेक्सोसिस। और हेक्सोसिस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक एल्डोसिस और एक कीटोसिस। हेक्सोसिस 2 तरह के होते हैं, एल्डोसिस और कीटोसिस। एल्डोसिस में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एल्डिहाइड ग्रुप किस किस में होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। जो एल्डोसिस वर्ग है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज और गैलेक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। और जो हेक्सोसिस का दूसरा वर्ग है वो है कीटोसिस। कीटोसिस में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। जैसे एल्डोसिस में एल्डिहाइड ग्रुप है वैसे कीटोसिस में कीटोन ग्रुप पाया जाता है। और कीटोन ग्रुप कौन से कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, फ्रक्टोज नामक मोनोसेकेराइड, फ्रक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट में कीटोन ग्रुप पाया जाता है।
तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो बहुत ही एक वेल नोन न्यूट्रिएंट है। सारे देश प्रदेश संसार सब जगह पाया जाता है, बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है हमारे दैनिक जीवन में, क्योंकि ये बहुत इजी अवेलेबल है, ये बहुत सस्ते स्रोत होते हैं, ये हमारी भूख को शांत करते हैं, ये हमें स्वादिष्ट लगते हैं। इसलिए हम कार्बोस को प्रतिदिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट को किसी न किसी रूप में पूरे दिन भर खाता है। कार्बोहाइड्रेट से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको ऊर्जा मिलती है। अगर हमारे पूरे दिन भर की ऊर्जा 2000 या 2200 है तो उसमें कम से कम भी 50% ऊर्जा तो हम कार्बोहाइड्रेट से ही लेते हैं, बल्कि उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग वर्ग अलग अलग लेता है। जो उच्च आय वर्ग है वो बहुत अमीर होता है तो वो कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम लेता है और प्रोटीन और वसा ज़्यादा लेता है। तो उच्च आय वर्ग सिर्फ 40% कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेता है, मध्यम वर्ग सिर्फ 55 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेता है फुल डे की, और जो बहुत ही निम्न आय वर्ग है वो अपने पूरे दिन भर की ऊर्जा का करीब 90% भाग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इजी अवेलेबल और सस्ते स्रोत होते हैं हमारे शरीर के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो वनस्पति से प्राप्त होते हैं वो पेड़ पौधे बनाते हैं, और पेड़ पौधे अपने खुद के शरीर पे जो पूरा पेड़ है या पौधा है उसमें कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करके रखते हैं, बीज के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में, पत्ते के रूप में, तने के रूप में। इस तरह से पेड़ पौधे में हर जगह कार्बोहाइड्रेट अलग अलग रूपों में पाया जाता है और हम उस कार्बोहाइड्रेट को अपने दैनिक जीवन में उपयोग में लेते हैं, एनर्जी लेने के लिए और स्वाद लेने के लिए और पेट भरने के लिए। तो जो वनस्पति है वो कार्बोहाइड्रेट किस तरह से बनाती है? वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे के अंदर एक वर्णक होना चाहिए हरे कलर का, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक वर्णक होता है, जैसे हरी पत्तियों में हरी पत्तियां क्यों हैं? क्योंकि उसमें हरे कलर का एक वर्णक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। वो क्लोरोफिल वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, भूमि से जल लेता है, और जो सूरज होता है सूर्य की किरण, सूर्य का प्रकाश लेता है, उन सब से मिलके वो कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। वो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, हम जिंदा रहने के लिए ले लेते हैं, और जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो पेड़ पौधा अपने अंदर कहीं ना कहीं संचित करके रखता है, स्टोर करके रखता है, वो हम बाद में उसमें से तोड़ के खा लेते हैं। और जो हमने ऑक्सीजन ली तो हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के वापस एक्सहेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, फिर वापस से कार्बन डाइऑक्साइड पौधा वापस से ले लेता है। इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है और दुनिया में बैलेंस बना हुआ रहता है। कार्बोहाइड्रेट कई रूपों में हमको पेड़ पौधे से मिलते हैं, जैसे जड़ और बीजों में स्टार्च के रूप में मिलते हैं जो हम डेली में खाते हैं, और या फिर सेल्यूलोज जो रेशे होते हैं तो वो तने में मिलते हैं, या फिर किसी भी फल और सब्जी के छिलकों में प्राप्त होते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट का केमिकल कॉम्पोजिशन देखें, रासायनिक संगठन देखें, तो हम देखेंगे इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है तत्व पाए जाते हैं। और जो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो है वो इस तरह से है कि एक ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन के अणु चिपके हुए रहते हैं, और अगर हम इसका सरलतम जो एक तत्व यौगिक है उसका अगर हम वो देखें फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो वो होता है C6H12O6। C मतलब कार्बन के 6 अणु, हाइड्रोजन के 12 अणु और ऑक्सीजन के 6 अणु, ये मिलके एक सरलतम इकाई यानी ग्लूकोज बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट के
अंदर, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट हमें 4 किलो कैलोरी देता है। अगर हम इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट का, तो भौतिक विशेषता में तो शर्करा और अशर्करा हो जाता है। ये मीठी है, घुलनशील है, लेकिन अशर्करा है वो स्वादहीन है, घुलनशील है, इस तरह से। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो है रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 3 वर्गों में बांटा है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड में कार्बोहाइड्रेट की 1 मोनोमेरिक यूनिट होती है, डाइसेकेराइड में 2 मोनोमेरिक यूनिट होती है, और पॉलीसेकेराइड में 3 और 3 से अधिक, मतलब 1000 तक और लाख तक भी मोनोमेरिक यूनिट इसमें पाई जा सकती है। लेकिन जो मोनोसेकेराइड होते हैं उनमें 2 कार्बन से लेके 6 कार्बन अणु तक पाए जा सकते हैं। अगर किसी तत्व में 2 कार्बन अणु होते हैं तो उन्हें बायोस कहते हैं। जैसे ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड में 2 कार्बन अणु पाए जाते हैं, वो बायोसिस होता है। जिसमें 3 कार्बन होते हैं वो ट्रायोसिस कहलाता है, वो ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में पाया जाता है। जिनमें 4 कार्बन अणु होते हैं वो टेट्रोसिस कहलाते हैं, और वो थ्रियोज और इरीथ्रियोज में पाए जाते हैं। जिनमें 5 कार्बन अणु होते हैं वो पेंटोसिस कहलाते हैं, वो अरेबिनोज, अरेबन, जाइलोज और राइबोज में पाए जाते हैं, जो कि गोंद में, लकड़ी में, आरएनए और डीएनए में ये पेंटोसिस पाए जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा वेल नोन है 6 कार्बन अणु, उसे हम हेक्सोसिस कहते हैं। हेक्सोसिस जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 6 कार्बन के अणु होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एल्डोसिस और कीटोसिस। एल्डोसिस जो ग्रुप है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, और जो कीटोसिस है वर्ग, उसमें कीटोन ग्रुप होता है। तो एल्डोसिस में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और वो एल्डोसिस में 2 एग्जाम्पल हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और जो कीटोसिस है उसमें कीटोन ग्रुप होता है, और उसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज। तो कुल मिला के ये है कि जो मोनोसेकेराइड है वो ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होते हैं, जिनके बारे में कि हमें हमारे इसमें क्लासिफिकेशन में भी पढ़ना है और एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा आता है। तो अब इस वर्गीकरण को ही हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।